वो साल था 1991, जब भारत को अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा। सोचिए जरा, क्यों और कैसे उस एक दौर ने, उस एक संकट ने भारत की आर्थिक कहानी हमेशा के लिए बदल दी। सुन लो यूपीएससी पर आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम गोता लगाने वाले हैं संजीव वर्मा की किताब के चैप्टर 40 में, जिसका शीर्षक है भारत के आर्थिक सुधारों के प्रयास, यानी इंडियाज एफर्ट्स टुवर्ड्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। हाँ, और ये चैप्टर यूपीएससी जीएस पेपर 3 के लिहाज से मतलब बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, मेरे ख्याल से ये समझने के लिए भी कि आज भारत की अर्थव्यवस्था जो हम देख रहे हैं वो यहाँ तक पहुंची कैसे, उसकी नींव कहाँ पड़ी। सही बात है, क्योंकि ये सिर्फ कुछ छोटे मोटे बदलाव नहीं थे, ये पूरी सोच बदलने वाले सुधार थे, रिफॉर्म्स थे। हाँ, तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम संजीव वर्मा की किताब के इसी अध्याय पर पूरी तरह फोकस करेंगे। देखेंगे कि ये सुधार क्यों शुरू हुए, इनकी जो अलग अलग पीढ़ियां कही जाती है ना, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, उनमें क्या फर्क था, क्या कामयाब रहा, क्या अधूरा रह गया। और हाल के वर्षों में जो बिग बैंग सुधारों की बात हुई वो क्या थे, उनका क्या असर हुआ, सब कुछ बिल्कुल स्रोत के आधार पर, बिना किसी अपनी तरफ से जोड़े या घटाए। एकदम। तो पूरी कहानी शुरू से आखिर तक, हर बारीकी के साथ। ठीक है, तो शुरुआत वहीं से करते हैं। सेक्शन 40.1, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इनकैप्सुलेटेड। 1991 का वो संकट, ये सुधारों की जरूरत पड़ी ही क्यों? क्या ये सिर्फ आईएमएफ का दबाव था या कुछ और भी था? देखिए, संकट तो था ही, और वो कोई छोटा मोटा संकट नहीं था। भुगतान संतुलन का संकट, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस जिसे कहते हैं। मतलब हमारे पास विदेशी मुद्रा, फॉरेन एक्सचेंज लगभग खत्म हो गया था। हाँ, मैंने सुना है कुछ हफ्तों का ही इंपोर्ट बिल भरने लायक पैसा बचा था। बिल्कुल, स्थिति इतनी गंभीर थी कि हमें अपना सोना, गोल्ड रिजर्व्स बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड के पास गिरवी रखना पड़ा। सोचिए, देश के लिए कितना बड़ा भावनात्मक क्षण भी रहा होगा वो। यकीनन। तो आईएमएफ से कर्ज लेना पड़ा। हाँ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ से कर्ज मिला, लेकिन वो शर्तों के साथ आता है। आईएमएफ ने कहा कि आपको अपनी अर्थव्यवस्था में ढांचागत बदलाव करने होंगे। लेकिन ये कहना कि सिर्फ दबाव था, वो भी पूरी कहानी नहीं है। अच्छा। हाँ, क्योंकि उस वक्त सरकार के अंदर भी, पॉलिसी मेकर्स के बीच भी एक सोच बदल रही थी। ये महसूस किया जा रहा था कि हमारी जो पुरानी बंद अर्थव्यवस्था थी, जो इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी थी, जहां हर चीज पर सरकार का कंट्रोल था, लाइसेंस लेना पड़ता था, वो अब देश को आगे नहीं ले जा सकती। मतलब वो लाइसेंस राज वाला दौर। हो रहा था टुवर्ड्स आउटवर्ड लुकिंग पॉलिसी, बाजार की ताकतों पर, मार्केट फोर्सेस पर, निजी क्षेत्र पर, प्राइवेट सेक्टर पर थोड़ा और भरोसा जताने की जरूरत महसूस हो रही थी। दुनिया के लिए दरवाजे खोलने की जरूरत थी। तो ये मजबूरी और सोच का संगम था एक तरह से। बिल्कुल, इसीलिए संजीव वर्मा की किताब कहती है कि 1991 से पहले जो सुधार हुए वो टुकड़ों में थे, पीसमील थे। लेकिन 1991 में जो हुआ वो एक प्रॉपर दस्तावेजी नीति, एक डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी के तहत हुआ। इसीलिए इन्हें चेंजेस नहीं, रिफॉर्म्स कहा जाता है। ये एक बड़ा फर्क है। ये महत्वपूर्ण है, चेंजेस बनाम रिफॉर्म्स। अच्छा, किताब ये भी कहती है कि सुधार एक प्रक्रिया है, मंजिल नहीं। ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती। हाँ बिल्कुल, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर अ प्रोसेस, नॉट एन इवेंट। ये एक सतत यात्रा है, कभी तेज चलती है, कभी धीमी पड़ जाती है, पर चलती रहती है। ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये तो हुआ सुधारों का सार। अब आते हैं सेक्शन 40.2 पर, पहली और दूसरी पीढ़ी के सुधार, फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स। इनमें क्या बुनियादी फर्क था, ये जानना बहुत जरूरी है। हाँ, ये बहुत अहम कॉन्सेप्ट है। पहली पीढ़ी के सुधार, फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, वो थे जो मोटे तौर पर 1991 के संकट के तुरंत बाद शुरू हुए। 1991 से लेकर करीब 2000-2001 तक का दौर मान सकते हैं। और इनका नेचर कैसा था? ये बेसिकली क्राइसिस ड्रिवन थे, संकट से प्रेरित। इनका मुख्य फोकस उन ढांचागत कमजोरियों, स्ट्रक्चरल रिजिडिटीज को हटाना था जो उस बीओपी संकट की जड़ में थी। जैसे इंडस्ट्री पर लाइसेंस का बहुत ज्यादा कंट्रोल था, उसे खत्म करना। व्यापार पर जो बंदिशें थीं, इंपोर्ट टैरिफ बहुत ज्यादा थे, कोटा थे, उनको कम करना या हटाना। वित्तीय क्षेत्र यानी बैंकिंग और फाइनेंस, उस पर सरकारी शिकंजा बहुत कसता था, उसमें ढील देना। और इन्हें लागू करना कैसा था, आसान या मुश्किल? तुलनात्मक रूप से आसान था। क्यों? क्योंकि ये ज्यादातर केंद्र सरकार के दायरे में थे।
सरकार प्रशासनिक आदेशों एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स के जरिए इन्हें लागू कर सकती थी। ज्यादातर के लिए संसद में कानून पास कराने की जटिल प्रक्रिया की जरूरत नहीं पड़ी और इनके नतीजे भी जल्दी दिखने लगते थे। अच्छा, तो ये हुई पहली पीढ़ी। अब दूसरी पीढ़ी, सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स, ये कब शुरू हुए और अलग कैसे थे? दूसरी पीढ़ी के सुधारों का दौर मोटे तौर पर 2000 के बाद शुरू हुआ माना जाता है और ये क्राइसिस ड्रिवन नहीं बल्कि डेवलपमेंट ड्रिवन थे। मतलब इनका उद्देश्य संकट से उबरना नहीं बल्कि देश के विकास दर को तेज करना और विकास के फायदों को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना था। मतलब गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याओं पर फोकस। बिल्कुल, इनका एजेंडा ज्यादा व्यापक और ज्यादा गहरा था। इनमें ऐसे सुधार शामिल थे जिनमें राज्यों की भागीदारी बहुत जरूरी हो जाती है, जिनमें राजनीतिक सहमति बनाना बहुत मुश्किल होता है और जिनमें अक्सर कानूनों में, एक्ट्स में बड़े बदलाव करने पड़ते हैं, संसद की मंजूरी लेनी पड़ती है। तो ये ज्यादा जटिल और समय लेने वाले थे। हाँ, निश्चित रूप से। पहली पीढ़ी वाले ज्यादातर इजी विन्स थे, अगर ऐसा कह सके। दूसरी पीढ़ी वाले ज्यादा पेचीदा थे। तो दूसरी पीढ़ी का फोकस क्षेत्र क्या-क्या थे? किताब में काफी विस्तार से बताया गया है। हाँ, इसमें कई महत्वपूर्ण क्षेत्र आते हैं। पहला, गरीबी उन्मूलन और सशक्तिकरण, पॉवर्टी एलिविएशन एंड एम्पावरमेंट। मतलब ऐसी नीतियां बनाना जिनसे गरीबी कम हो और लोग आर्थिक रूप से मजबूत हों। दूसरा, रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड सोशल सिक्योरिटी। विकास ऐसा हो जिससे नौकरियां पैदा हो और लोगों के पास बेरोजगारी या बुढ़ापे जैसी स्थितियों के लिए कोई सुरक्षा कवच हो। तीसरा फोकस एरिया, सामाजिक क्षेत्र, सोशल सेक्टर रिफॉर्म्स। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पीने का पानी, साफ सफाई, इन सब पर ध्यान देना, क्योंकि सिर्फ आर्थिक विकास काफी नहीं है, लोगों का जीवन स्तर भी सुधरना चाहिए। ये तो बहुत जरूरी है। और चौथा, राजकोषीय समेकन, फिस्कल कंसोलिडेशन। ये थोड़ा टेक्निकल है पर बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, इसे थोड़ा सरल भाषा में समझाएं। फिस्कल कंसोलिडेशन मतलब क्या? फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब है सरकार का अपने घाटे को काबू में लाना। सरकार की आमदनी और खर्च के बीच का जो अंतर होता है उसे घाटा कहते हैं। मुख्य रूप से दो तरह के घाटे होते हैं, राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट, और राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट। अच्छा, इनमें क्या फर्क है? देखिए, राजस्व घाटा तब होता है जब सरकार का रोजमर्रा का खर्च जैसे सैलरी, पेंशन, सब्सिडी उसकी रोजमर्रा की आमदनी जैसे टैक्स रेवेन्यू से ज्यादा हो जाता है। ये अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती क्योंकि इसका मतलब है सरकार उधार लेकर अपना रोज का खर्चा चला रही है। आदर्श स्थिति है कि राजस्व घाटा शून्य हो। और राजकोषीय घाटा? राजकोषीय घाटा सरकार की कुल उधारी जरूरत को दिखाता है। इसमें राजस्व घाटे के साथ साथ वो खर्च भी शामिल होता है जो सरकार पूंजी निर्माण जैसे सड़कें, पुल बनाना के लिए करती है। फिस्कल कंसोलिडेशन का लक्ष्य था कि केंद्र सरकार अपना राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3% तक और राज्य सरकारें 2% तक ले आएं। तो इसके लिए क्या करना था? इसके लिए दो तरफा प्रयास चाहिए। एक, सरकार अपनी आमदनी बढ़ाए, टैक्स कलेक्शन बेहतर करे, टैक्स का दायरा बढ़ाए, नॉन टैक्स रेवेन्यू जैसे सरकारी कंपनियों का डिविडेंड बढ़ाए। दूसरा, अपने गैर जरूरी खर्चों पर लगाम लगाए, खासकर अनुत्पादक खर्च, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, और सब्सिडी को तर्कसंगत बनाए। सब्सिडी वाला मुद्दा तो हमेशा ही विवादित रहता है। हाँ, बिल्कुल। दूसरी पीढ़ी के सुधारों में एक फोकस ये भी था कि जो गैर मेरिट वस्तुएं हैं उन पर सब्सिडी खत्म की जाए और वो छिपी हुई सब्सिडी, हिडन सब्सिडीज हटाई जाएं जिनका फायदा असल में गरीबों से ज्यादा अमीरों को मिल रहा था। इसके उदाहरण दे सकते हैं? जैसे मान लीजिए बिजली या पानी पर फ्लैट रेट सब्सिडी है तो उसका फायदा बड़े बंगलों वाले भी उठा रहे हैं और झुग्गी वाले भी। इसे टारगेटेड बनाना कि फायदा सिर्फ जरूरतमंद तक पहुंचे, ये लक्ष्य था। या फिर अमीर किसानों को मिलने वाली कुछ सब्सिडियां, ये हमेशा से बहस का मुद्दा रहा है। ठीक है, फिस्कल कंसोलिडेशन के अलावा और क्या फोकस एरिया थे दूसरी पीढ़ी के? एक था ग्रामीण बुनियादी ढांचा, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूंजीगत व्यय बढ़ाना। मतलब गांव में सड़कें, बिजली, सिंचाई की सुविधा बेहतर करना ताकि कृषि विकास हो और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत बने। और वो सरकारी कंपनियों का क्या? विनिवेश? हाँ, घाटे में चल रहे सार्वजनिक उद्यमों, लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और पीएसयूज का विनिवेश करना। विनिवेश का मतलब होता है सरकार का अपनी हिस्सेदारी बेचना।
निजीकरण इससे एक कदम आगे है, जहां सरकार मैनेजमेंट कंट्रोल भी छोड़ देती है। दूसरी पीढ़ी में विनिवेश पर ज्यादा जोर था। और एक और बड़ा मुद्दा, श्रम कानून। बिल्कुल, श्रम कानूनों में सुधार, लेबर लॉ रिफॉर्म्स, ये बहुत ही संवेदनशील और विवादास्पद मुद्दा रहा है। उद्योग जगत हमेशा से श्रम कानूनों को लचीला बनाने की मांग करता रहा है, ताकि हायरिंग और फायरिंग आसान हो, जबकि मजदूर संगठन इसका विरोध करते हैं। दूसरी पीढ़ी के सुधारों का ये एक बहुत अहम लेकिन अधूरा एजेंडा रहा। तो अगर हम पहली और दूसरी पीढ़ी के सुधारों को देखें तो मुख्य अंतर क्या निकला? प्राथमिकता में, लागू करने की क्षमता में? मुख्य अंतर प्राथमिकता और लागू करने की जटिलता में था। पहली पीढ़ी संकट से निपटने के लिए जरूरी थी और लागू करना कंपैरेटिवली आसान। दूसरी पीढ़ी सतत विकास और गहरी समस्याओं के समाधान के लिए थी, पर राजनीतिक रूप से ज्यादा मुश्किल और समय लेने वाली। क्या ये कहना ठीक है कि ये एक के बाद एक हुए, मतलब सीक्वेंशियल? मोटे तौर पर हाँ, लेकिन पूरी तरह नहीं। ऐसा नहीं है कि पहली पीढ़ी खत्म हुई तब दूसरी शुरू हुई। कई बार ये समानांतर भी चलते रहे हैं, लेकिन फोकस का शिफ्ट जरूर हुआ और दूसरी पीढ़ी के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति और आम सहमति की जरूरत कहीं ज्यादा थी। समझ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 40.3 पर। भारत में आर्थिक सुधारों की समीक्षा, रिव्यू ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। संजीव वर्मा की किताब इसका जायजा कैसे लेती है? किताब कहती है कि 1991 के बाद के ज्यादातर सुधार, खासकर शुरुआती दौर में, पहली पीढ़ी के थे, केंद्र संचालित थे। अब जरा क्षेत्रवार देखते हैं कि क्या हुआ। हाँ, सबसे पहले औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स को लेते हैं। यहाँ सबसे बड़ा बदलाव क्या था? सबसे बड़ा बदलाव था 1991 की नई औद्योगिक नीति, जिसे उदारीकरण नीति भी कहते हैं। इसने लाइसेंस राज को लगभग खत्म कर दिया। ये लाइसेंस राज क्या भला थी, जरा समझाएंगे? मतलब पहले कोई भी नया उद्योग शुरू करने के लिए या फिर अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भी सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था। ये प्रक्रिया बहुत जटिल, समय लेने वाली और भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई थी। इससे उद्योगों का विकास रुक गया था। ओहो, तो 1991 की नीति ने इसे बदला? हाँ, इसने लाइसेंसिंग की जरूरत को बहुत कम कर दिया, केवल कुछ सामरिक महत्व के उद्योगों जैसे रक्षा, परमाणु ऊर्जा को छोड़कर। इसने निजी क्षेत्र के लिए दरवाजे खोल दिए, यहाँ तक कि उन कोर उद्योगों में भी जहाँ पहले सरकार का दबदबा था, जैसे तेल, बिजली, दूरसंचार। तो इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजे काफी सकारात्मक रहे। निजी क्षेत्र का तेजी से विस्तार हुआ, औद्योगिक आधार में विविधता आई, नए नए तरह के उद्योग लगे, एक प्रतिस्पर्धी माहौल बना जो उपभोक्ताओं के लिए अच्छा था। भारत की अर्थव्यवस्था का जो मिश्रित चरित्र था वो और स्पष्ट हुआ। औद्योगिक विकास दर बढ़ी? हाँ, औद्योगिक विकास दर में वृद्धि हुई। भारतीय कंपनियां न केवल देश में मजबूत हुईं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी पहचान बनाने लगी। किताब में उदाहरण दिए गए हैं, जैसे टाटा स्टील का कोरस का अधिग्रहण, टीसीएस जैसी आईटी कंपनियों का ग्लोबल बनना। ये सब उसी माहौल का नतीजा था। और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, पीएसयूज का क्या हुआ? उन्हें भी ज्यादा स्वायत्तता दी गई ताकि वो बेहतर तरीके से काम कर सकें। और एक और बड़ा बदलाव हुआ, कीमतों को बाजार पर छोड़ दिया गया, मार्केट डिटरमिन्ड प्राइसेस, सिवाय कुछ जरूरी चीजों जैसे पेट्रोल, डीजल के, जिन पर अभी भी सरकार का नियंत्रण रहा। कुल मिलाकर औद्योगिक क्षेत्र में एक नई ऊर्जा आई और ये उम्मीद जगी कि भारत 10% की विकास दर भी हासिल कर सकता है। चलिए, ये तो अच्छी खबर थी। अब बात करते हैं वित्तीय क्षेत्र, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की। इसमें बैंकिंग और बीमा दोनों आते हैं। बैंकिंग में क्या बड़े सुधार हुए? बैंकिंग सुधारों में नरसिम्हन समिति की भूमिका बहुत अहम रही। इनका नाम याद रखना चाहिए, नरसिम्हन समिति। पहली 1991 और दूसरी 1998, दोनों रिपोर्ट्स बहुत प्रभावशाली थीं। क्या सिफारिशें थी इनकी मुख्य? कई थीं, जैसे निजी और विदेशी बैंकों को भारत में काम करने की ज्यादा आसानी से इजाजत देना, इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ज्यादा स्वायत्तता देना, ब्याज दरों को अनडीरेगुलेटेड करना, मतलब बैंक खुद तय कर सकें कि वो जमा पर कितना ब्याज देंगे और लोन पर कितना लेंगे, हालांकि कुछ सीमाएं रहीं। वो बीपीएलआर और बेस रेट क्या था? हाँ, पहले बैंकों के लिए प्राइम लेंडिंग रेट पीएलआर होता था, फिर बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट बीपीएलआर आया और फिर आया बेस रेट। ये बेसिकली वो न्यूनतम दर थी जिससे नीचे बैंक लोन नहीं दे सकते थे।
इसका मकसद पारदर्शिता लाना था। अब इसकी जगह मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट MCLR और एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट EBLR आ गए हैं। और वो एनपीए वाला मुद्दा? हाँ, ये बहुत बड़ा सुधार था। NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो लोन जिनकी किश्तें या ब्याज 90 दिन या उससे ज्यादा समय से नहीं चुकाई गई हों। पहले NPA पहचानने के नियम ढीले ढाले थे। नरसिम्हम समिति की सिफारिश पर 90 दिन का एक समान और सख्त मानदंड 90 डे नॉर्म लागू किया गया। इससे बैंकों की असली हालत सामने आई। एनपीए समझना क्यों जरूरी है? NPA बैंकों की सेहत का बैरोमीटर है। अगर NPA बहुत ज्यादा है, मतलब बैंक का पैसा फंसा हुआ है, उसकी कमाई कम हो रही है और उसकी लोन देने की क्षमता भी घट रही है। इससे पूरी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है। तो NPA को सही समय पर पहचानना और उसका समाधान करना बहुत जरूरी है। और एक और चीज थी, कैपिटल एडिक्वेसी। हाँ, पूंजी पर्याप्तता अनुपात, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कार। ये अंतर्राष्ट्रीय मानक यानी जैसे बेसल नॉर्म्स हैं जो बताते हैं कि बैंक को अपने जोखिम भरे एसेट्स, लोन्स के मुकाबले कितनी पूंजी अपने पास रखनी चाहिए, ताकि अगर कुछ लोन डूब भी जाए तो बैंक फेल ना हो। भारत ने इन अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाया। तो इन सब बैंकिंग सुधारों का उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य थे प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, ग्राहकों को बेहतर उत्पाद और सेवाएं दिलवाना, बैंकों को ज्यादा कुशल और मजबूत बनाना ताकि वो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा कर सकें, और भारतीय बैंकों को वैश्विक स्तर के बैंक बनाना। हालांकि बैंकों के जोखिम लेने की क्षमता पर भी इसका असर पड़ा। कभी-कभी शायद जरूरत से ज्यादा सावधानी भी बढ़ती गई। हाँ, वो तो होता है। अच्छा, अब बीमा क्षेत्र, इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें। यहाँ क्या हुआ? बीमा क्षेत्र में सुधारों के लिए मल्होत्रा समिति बनी थी। इनका नाम भी याद रखें, मल्होत्रा समिति। इनकी सिफारिशों के आधार पर 1999-2000 में बीमा क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोला गया। इससे पहले सिर्फ सरकारी कंपनियां थीं, LIC और GIC। हाँ, जीवन बीमा में LIC और साधारण बीमा में GIC और उसकी 4 सहायक कंपनियां। सुधारों के बाद निजी कंपनियों को आने की इजाजत मिली। हालांकि उनमें विदेशी हिस्सेदारी को शुरुआत में 26% तक सीमित रखा गया था। अब ये सीमा बढ़ गई है। तो क्या कई निजी कंपनियां आई? हाँ, बहुत सी निजी बीमा कंपनियां बाजार में उतरी, अक्सर विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर। इससे भी प्रतिस्पर्धा बढ़ी और लोगों को नए नए तरह के बीमा उत्पाद मिलने लगे। ठीक है, अब आते हैं कर सुधारों पर। यहाँ क्या बड़े बदलाव हुए? कर सुधारों का लक्ष्य रहा है टैक्स व्यवस्था को सरल बनाना, पारदर्शी बनाना और टैक्स चोरी को कम करना। इस दिशा में एक बड़ा कदम था राज्यों के बिक्री कर को धीरे धीरे राज्य स्तरीय वैट में बदलना। वैट कैसे काम करता है संक्षेप में? वैट में टैक्स उत्पादन या बिक्री के हर चरण में केवल वैल्यू एडिशन पर लगता है। इससे टैक्स पर टैक्स लगने का कैस्केडिंग इफेक्ट की समस्या कम होती है। ये GST की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। और GST? हाँ, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST, ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर सुधार है। इसका लक्ष्य था देश भर में एक समान अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था लागू करना, जिससे टैक्स प्रणाली सरल हो, व्यापार करना आसान हो और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले। हालांकि ये सुधार बाद में लागू हुआ, पर इसकी नींव पहले के सुधारों में ही पड़ गई थी। और प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। प्रत्यक्ष करों के लिए भी एक नई प्रत्यक्ष कर संहिता, डायरेक्ट टैक्स कोड DTC लाने की कोशिश कई सालों तक चलती रही। इसका उद्देश्य भी कानूनों को सरल बनाना और अनुपालन, कंप्लायंस बेहतर करना था। हालांकि ये पूरी तरह लागू नहीं हो पाया, पर इसके कुछ प्रावधान मौजूदा कानूनों में शामिल किए गए। चलिए, अब सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक, व्यापार क्षेत्र सुधार, ट्रेड सेक्टर रिफॉर्म्स। किताब कहती है इसका सबसे गहरा प्रभाव पड़ा। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि इसने सीधे सीधे भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोलने का स्पष्ट संकेत दिया। इसका फोकस था निर्यात को बढ़ावा देना, विदेशी पूंजी के प्रवाह को आकर्षित करना और घरेलू अर्थव्यवस्था को ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाना। मुख्य सुधार क्या थे इस क्षेत्र में? कई बड़े कदम थे। पहला, विनिमय दर को बाजार आधारित कर दिया गया। मतलब डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत मांग और आपूर्ति से तय होने लगी। सरकार का सीधा हस्तक्षेप कम हो गया। और वो फेरा और फीमा? हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव था। पहले हमारे पास था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फेरा 1973। ये बहुत ही सख्त कानून था जो विदेशी मुद्रा के लेन देन को अपराध की तरह देखता था।
इसकी जगह लाया गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फीमा 1999। फीमा का नजरिया रेगुलेशन से ज्यादा मैनेजमेंट का था। ये विदेशी व्यापार और निवेश को सुविधाजनक बनाने पर केंद्रित था। फेरा और फीमा, ये दोनों नाम और इनका अंतर याद रखना चाहिए। और चालू खाता परिवर्तनीयता, करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। हाँ, 1994 में भारत ने रुपए को चालू खाते करंट अकाउंट पर पूरी तरह परिवर्तनीय बना दिया। इसका मतलब है कि व्यापार, गुड्स एंड सर्विसेज के इंपोर्ट एक्सपोर्ट और कुछ अन्य लेन देन जैसे रेमिटेंस, ट्रैवल के लिए आप आसानी से रुपए को विदेशी मुद्रा में और विदेशी मुद्रा को रुपए में बदल सकते हैं बिना ज्यादा सरकारी रोक टोक के। पूंजी खाते का क्या? पूंजी खाते पर पूरी परिवर्तनीयता अभी नहीं है, हालांकि इसे काफी हद तक उदार लिबरलाइज कर दिया गया है। मतलब विदेशों में निवेश करने या विदेश से निवेश लाने पर अभी भी कुछ नियम और सीमाएं लागू हैं। बाहरी वाणिज्यिक उधार, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, यानी भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों से लोन लेना, इसे भी काफी उदार बनाया गया। विदेशी निवेश नीति का भी उदारीकरण हुआ। हाँ, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और FIIPI फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के नियम आसान बनाए गए। कई सेक्टरों में ऑटोमेटिक रूट से निवेश की इजाजत दी गई। तो इन सब व्यापार सुधारों का नतीजा क्या निकला? नतीजे बहुत प्रभावशाली रहे। भारत का निर्यात तेजी से बढ़ा, विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ी, देश का बाहरी लेन देन एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस GDP के 100% से भी ज्यादा हो गया, जो दिखाता है कि अर्थव्यवस्था कितनी खुल गई थी। और विदेशी मुद्रा भंडार, जिसकी कमी से संकट शुरू हुआ था, वो तो कमाल का बढ़ा। 1991 में हमारे पास कुछ ही हफ्तों, लगभग 2 हफ्ते या 7 दिन का डेटा भी आता है, का आयात कवर करने लायक विदेशी मुद्रा थी। सुधारों के बाद ये बढ़कर कई महीनों, 7-8 महीने या उससे भी ज्यादा का हो गया। वाह! हाँ, स्थिति इतनी सुधरी कि भारत ने IMF से लिया गया कर्ज न केवल समय पर चुकाया, बल्कि कुछ हिस्सा समय से पहले प्रीपेड भी कर दिया। हम एक उधारकर्ता बोरोवर से एक तरह से ऋणदाता लेंडर की भूमिका में आ गए, क्योंकि हम दूसरे देशों को भी मदद देने लगे। ये तो वाकई गर्व की बात है। बिल्कुल। इन सुधारों ने भारत को एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था, इमर्जिंग इकोनॉमी का दर्जा दिलाया। वैश्विक मामलों में भारत की भूमिका बढ़ी और हम चीन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बने। ये तो हुई सफलताओं की बात, लेकिन क्या श्रम सुधारों, लेबर रिफॉर्म्स में भी कुछ हुआ? ये हमेशा से मुश्किल एरिया रहा है। हाँ, मुश्किल तो रहा है, लेकिन सुधारों की कोशिशें हुई हैं, खासकर पिछले कुछ सालों में। फोकस पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने पर रहा है, साथ ही सामाजिक सुरक्षा और रोजगार की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर भी। हाल के सुधारों में क्या मुख्य है? सबसे बड़ा कदम है 4 श्रम संहिताओं का आना। पुराने लगभग 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को मिलाकर 4 कोड बनाए गए हैं। मजदूरी पर कोड, कोड ऑन वेजेस, औद्योगिक संबंध पर कोड, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सामाजिक सुरक्षा पर कोड, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति पर कोड, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस। ये दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों के अनुरूप हैं। इनके नाम याद रखने चाहिए, 4 लेबर कोड्स। इनका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कानूनों को सरल बनाना, एकीकृत करना और आज के समय के हिसाब से प्रासंगिक बनाना। हालांकि इनके लागू होने और असर पर अभी भी बहस जारी है। और क्या कदम उठाए गए? एक श्रम सुविधा पोर्टल शुरू किया गया है। इसका मकसद है पारदर्शिता लाना, जवाबदेही तय करना और उद्योगों के लिए श्रम कानूनों का पालन, कंप्लायंस आसान बनाना। महिलाओं के लिए कुछ? हाँ, मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017, मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसने सवैतनिक मातृत्व अवकाश को 12 हफ्तों से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दिया। अनुमान है कि इससे करीब 18 लाख महिला कर्मचारियों को फायदा हुआ। सरकार ने यह भी प्रस्ताव दिया था कि बढ़े हुए अवकाश में से 7 हफ्तों का वेतन सरकार वहन करेगी, क्रैच सुविधा वाली कंपनियों के लिए। ये तो बहुत अच्छा कदम है। और ग्रेचुइटी? हाँ, ग्रेचुइटी भुगतान संशोधन विधेयक 2018, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी अमेंडमेंट बिल 2018 के जरिए ग्रेचुइटी की टैक्स फ्री ऊपरी सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया। और बेरोजगारों के लिए एक योजना शुरू की गई, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। इसका नाम याद रखें, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। इसके तहत
ESIC के दायरे में आने वाले संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को बेरोजगारी की स्थिति में कुछ समय के लिए नकद राहत सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती है। ये आज के बदलते रोजगार पैटर्न, जहां कॉन्ट्रैक्ट और अस्थायी नौकरियां बढ़ रही हैं, उसमें काफी प्रासंगिक है। टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हुआ है। हाँ, UMANG ऐप पर ESIC चिंता से मुक्ति जैसी पहल की गई है, जिससे बीमित व्यक्ति, इंश्योर्ड पर्सन, आसानी से सेवाओं का लाभ उठा सकें। ठीक है, तो हमने सफलताओं और कुछ हालिया श्रम सुधारों की बात की, लेकिन अब आते हैं आलोचनात्मक समीक्षा पर। कहाँ सुधार विफल रहे? Where economic reforms have not delivered. किताब इस पर क्या कहती है? हाँ, ये बहुत जरूरी हिस्सा है। किताब साफ कहती है कि सुधारों के बावजूद कई कमियां रहीं। सबसे बड़ी आलोचना ये है कि जो विकास हुआ वो असमान, अनइवन और गैर समावेशी, एक्सक्लूसिव नॉट इंक्लूसिव रहा। मतलब विकास का फायदा कुछ खास वर्गों, कुछ खास इलाकों तक ज्यादा सीमित रहा। आम आदमी तक, गरीब तक उतना नहीं पहुंचा जितनी उम्मीद थी। अमीर और गरीब के बीच की खाई कम होने के बजाय बढ़ी। और रोजगार सृजन में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई, खासकर विनिर्माण क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जहां अच्छी क्वालिटी की नौकरियां पैदा होने की उम्मीद थी, वहां निराशा हाथ लगी। इसे जॉबलेस ग्रोथ भी कहा गया। क्षेत्रीय समानता का क्या? विकास अत्यधिक विषम रहा। कुछ राज्य जैसे पश्चिमी और दक्षिणी भारत के तेजी से आगे बढ़े, जबकि कुछ राज्य, खासकर जिन्हें पहले बीमारू राज्य कहा जाता था, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हालांकि अब स्थिति बदली है, वो पिछड़ते गए। इससे अंतर्राज्य और अंतराराज्य असमानताएं बढ़ीं। बीमारू ये टर्म याद रखना चाहिए। और वो लाइसेंस राज बनाम इंस्पेक्टर राज वाली बात। हाँ, ये एक बड़ी आलोचना है। कहा जाता है कि लाइसेंस राज तो खत्म हो गया, पर उसकी जगह इंस्पेक्टर राज आ गया। मतलब उद्योग लगाने के लिए शायद लाइसेंस ना लेना पड़े, पर उसके बाद तमाम तरह के इंस्पेक्टरों जैसे फैक्ट्री इंस्पेक्टर, पोल्यूशन इंस्पेक्टर, लेबर इंस्पेक्टर से निपटना पड़ता है, जिससे भ्रष्टाचार और उत्पीड़न की गुंजाइश बनी रहती है। तो नौकरशाही का नियंत्रण खत्म नहीं हुआ, बस चेहरा बदल गया? कुछ हद तक हाँ। नियंत्रण प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष हो गया। जैसे अब पर्यावरण मंजूरी, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, ये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अनुमति लेना एक बड़ी चुनौती बन सकता है। टैक्स के मामले में भी जटिलता बनी रही। हाँ, खासकर उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी, GST आने से पहले तक काफी जटिल बना हुआ था। और एक गंभीर आरोप, राजनीति और व्यापार का गठजोड़। हाँ, ये चिंता भी व्यक्त की गई है कि सुधारों के बाद राजनीति और बड़े व्यापारिक घरानों के बीच का गठजोड़, नेक्सस, कम होने के बजाय और मजबूत हुआ है। इसे क्रोनी कैपिटलिज्म के तौर पर भी देखा जाता है। तो ये तो काफी गंभीर आलोचनाएं हैं। इससे जुड़ा है अगला सेक्शन 40.4, आर्थिक सुधारों का अधूरा एजेंडा, अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। क्या हुआ कि सुधारों की रफ्तार धीमी पड़ गई? किताब के अनुसार एक समय के बाद, खासकर 2000 के दशक के मध्य के बाद, सरकारें ज्यादा बोल्ड सुधारों पर थोड़ी सॉफ्ट हो गईं। शायद राजनीतिक मजबूरियां थीं या आम सहमति बनाना मुश्किल हो रहा था। तो कौन से बड़े काम अधूरे रह गए? विस्तार से बताएं। लिस्ट काफी लंबी है। सबसे पहले वही श्रम बाजार सुधार, लेबर मार्केट रिफॉर्म्स। किताब कहती है कि सरकार इस पर विचार ही नहीं कर रही थी। ये उस समय के संदर्भ में है जब किताब लिखी गई, जबकि ये विकास और रोजगार के बीच की कड़ी, ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट लिंक के लिए मौलिक, फंडामेंटल है। राजनीतिक रूप से ये बहुत मुश्किल है, ये हम जानते हैं। और क्या? निजी क्षेत्र को सरकारी हस्तक्षेप से और ज्यादा मुक्त करना, खासकर जो अप्रत्यक्ष दखलंदाजी होती है, इनडायरेक्ट इंटरफेस, उसे कम करना। राज्यों की भूमिका, राज्य सरकारों को सुधार प्रक्रिया में पूरी तरह से भागीदार बनाना, क्योंकि दूसरी पीढ़ी के कई सुधार राज्यों के स्तर पर ही लागू होने हैं। NCLT का जिक्र है। NCLT, हाँ, NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। इसे जल्दी पूरी तरह कार्यात्मक, फंक्शनल बनाना, ये बेसिकली कंपनियों के दिवालियापन और पुनर्गठन से जुड़े मामलों को देखता है। ये एक तरह से उद्योगों के लिए एग्जिट पॉलिसी का हिस्सा है। मतलब अगर कोई कंपनी चल नहीं पा रही है तो उसे आसानी से बंद करने या बेचने का रास्ता मिले। ये बहुत जरूरी है ताकि फंसा हुआ पैसा, कैपिटल जल्दी निकलकर कहीं और लग सके। और निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। किताब कहती है कि निजीकरण तो लगभग ठंडे बस्ते में ही चला गया था।
केवल विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट यानी सरकारी हिस्सेदारी बेचने पर ही विचार हो रहा था। लेखक इसे एक प्रतिगामी कदम रेट्रोग्रेड स्टेप मानते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि सिर्फ हिस्सेदारी बेचने से पीएसयू की कार्यकुशलता में सुधार नहीं आता जब तक मैनेजमेंट कंट्रोल निजी हाथों में ना जाए। इसके लिए राजनीतिक सहमति बनाने के लिए एक मंच बनाने की जरूरत बताई गई। घाटे वाले पीएसयूज का क्या? उनका एकीकरण, कंसोलिडेशन या बंद करने का एजेंडा भी अधूरा रहा। बैंकिंग और बीमा में? बैंकिंग क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पीएसबीज का प्रभुत्व अभी भी बहुत ज्यादा है। उनके विलय, कंसोलिडेशन या निजीकरण की रफ्तार बहुत धीमी रही। बीमा क्षेत्र में भी सुधार आधे अधूरे माने गए। सरकारी कंपनियां एलआईसी, जीआईसी का दबदबा कायम रहा और बीमा की पैठ यानी कितने लोग बीमा करवाते हैं वो अभी भी कम है। एफडीआई नीति में भी कुछ मुद्दे थे। हाँ, कुछ संरचनात्मक मुद्दे बने रहे, जैसे संगठित खुदरा में एफडीआई को लेकर हिचक, बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा एफडीआई कैप बढ़ाने में देरी। तो ये सब क्यों नहीं हो पाया? क्या सिर्फ राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी थी? राजनीतिक मजबूरियों और आम सहमति का अभाव एक बड़ा कारण रहा है, खासकर भारत जैसे लोकतंत्र में। किताब सुझाव देती है कि सरकार को कम से कम उन सुधारों पर तो तेजी से आगे बढ़ना चाहिए जो उसके अपने अधिकार क्षेत्र में आते हैं और कम विवादास्पद हैं, और जो ज्यादा बोल्डर सुधार हैं उनके लिए माहौल बनाना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए और फिर सही समय पर उन्हें लागू करना चाहिए। इसमें गैर आर्थिक सुधारों का भी जिक्र है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पुलिस सुधार, न्यायिक सुधार, ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जब तक ये नहीं होंगे तब तक आर्थिक सुधारों का पूरा फायदा मिलना मुश्किल है। छोटे छोटे प्रशासनिक सुधार भी बड़ा असर डाल सकते हैं। और सबसे मुश्किल सुधार? शायद सरकार का अपना सुधार, मतलब सरकार के काम करने का तरीका, निर्णय लेने की गति, स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग, मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय, इंटरमिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, सरकार का ढांचा छोटा और ज्यादा कुशल बनाना, लीना गवर्नमेंट, टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल, ज्यादा सक्रिय रवैया। ये आसान क्यों नहीं है? इसके लिए मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और निर्णायक अनुशासन चाहिए। राष्ट्रीय हित को व्यक्तिगत या दलगत हितों से ऊपर रखने की जरूरत है। किताब यहाँ थोड़ी निराशा व्यक्त करती है और सवाल उठाती है कि क्या सरकार खुद को सुधारने में विफल रही है? ये सोचने वाली बात है। अब आते हैं आखिरी सेक्शन पर, 40.5 आर्थिक विकास पर केंद्रित बिग बैंग आर्थिक सुधार, बिग बैंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सेंटर्ड एट इकोनॉमिक ग्रोथ। ये खासकर 2014 के बाद के दौर की बात करता है। हाँ, 2014 में नई सरकार आई, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, अच्छे दिन के वादे के साथ। उस समय बिग बैंग सुधारों की बहुत चर्चा हुई थी। किन सुधारों को बिग बैंग कहा जा रहा था? इसमें जीएसटी, भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव, श्रम सुधार, बैंकिंग सुधार, निवेश का और उदारीकरण, सब्सिडी सुधार, इन सब की बात थी। तो क्या वाकई बिग बैंग हुआ? किताब के अनुसार सरकार ने बिग बैंग यानी एक साथ बड़े धमाके करने के बजाय ज्यादातर छोटे छोटे कदम, बेबी स्टेप्स उठाए, लेकिन लगातार उठाए। सब्सिडी सुधारों में क्या हुआ? सरकार का जोर आधार को बैंक खातों से जोड़ने और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी पर रहा। डीबीटी ये टर्म याद रखना है। इसका क्या मतलब है? मतलब सब्सिडी का पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजना, बिचौलियों को हटाकर। इससे लीकेज और डाइवर्जन रुकता है। एलपीजी सब्सिडी को डीबीटी के तहत लाना एक बड़ा कदम माना गया और काफी सफल भी रहा। भविष्य में इसे और बढ़ाने की योजना थी? हाँ, योजना थी कि इसे धीरे धीरे भोजन, फूड, उर्वरक, फर्टिलाइजर और अन्य सरकारी योजनाओं के लाभों तक बढ़ाया जाए। इसमें आधार विधेयक की भूमिका महत्वपूर्ण थी, जिसने आधार को कानूनी आधार प्रदान किया। और जैम ट्रिनिटी, जनधन अकाउंट्स, आधार नंबर और मोबाइल, इसका महत्व भी रेखांकित किया गया। जैम ट्रिनिटी, ये भी याद रखें। कहा गया कि 97% वयस्क आबादी को आधार कार्ड जारी हो चुके थे उस समय तक। एफडीआई उदारीकरण में क्या हुआ? विदेशी निवेश के नियमों को और उदार बनाया गया। प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं, मोदी शो के जरिए निवेश आकर्षित करने की कोशिश की गई। आंकड़े बताते हैं कि एफडीआई प्रवाह में वृद्धि हुई। मार्च 2016 तक $40 बिलियन का एफडीआई आया, जो पिछले साल से 29% ज्यादा था। ये आंकड़े याद रखें।
$40 billion FDI by March 2016, 29% increase। लेकिन एक बड़ी चुनौती बनी रही। हाँ, सबसे बड़ी चुनौती थी निजी निवेश चक्र का पुनर्जीवित न होना। मतलब घरेलू कंपनियां नया निवेश करने से हिचक रही थीं और रुकी हुई परियोजनाएं एक बड़ी समस्या थीं। मार्च 2016 तक करीब 11.4 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं रुकी हुई थीं। 11.4 लाख करोड़, ये आंकड़ा भी ध्यान देने लायक है। इसका बैंकों से क्या लेना देना था? बहुत गहरा लेना देना था। निजी निवेश की कमी का एक बड़ा कारण था बैंकों द्वारा उद्योगों को आसानी से कर्ज न दे पाना। और बैंकर्स क्यों नहीं दे पा रहे थे? क्योंकि उनकी अपनी बैलेंस शीट एनपीए के बोझ तले दबी हुई थी। खासकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी की भारी कमी थी। तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने निजी निवेशकों, खासकर विदेशी निवेशकों को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं यानी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के वित्त पोषण यानी फाइनेंसिंग के लिए मनाने की कोशिश की और बैंकों के एनपीए संकट से निपटने के लिए भी कदम उठाए। जैसे कि वो दिवाला कानून? हाँ, दिवाला और दिवालियापन संहिता इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC 2016 का पारित होना एक बहुत बड़ा कदम माना गया। इसने कर्ज वसूलने और कंपनियों को बंद करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और समयबद्ध बनाने का प्रयास किया। किताब कहती है कि इसके पारित होने से सुधारों की रुकी हुई गाड़ी टूटी, लेकिन इसका कार्यान्वयन महत्वपूर्ण था। पर क्या एनपीए की समस्या हल हो गई? नहीं, काम अधूरा था। एनपीए बढ़ता जा रहा था और अगर ये जारी रहता तो एक बड़े संकट की स्थिति बन सकती थी, खासकर सरकारी बैंकों के लिए। रिजर्व बैंक RBI ने भी बैंकों की सफाई क्लीन अप एक्सरसाइज शुरू की, जिससे कई छिपे हुए एनपीए सामने आए। मार्च 2016 की तिमाही में PSU बैंक्स को रिकॉर्ड घाटा हुआ 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का। ये आंकड़ा भी अहम है, ओवर 14,000 करोड़ लॉस फॉर PSBs इन मार्च 2016 क्वार्टर। तो इसका दीर्घकालिक समाधान क्या है? किताब यहाँ फिर से निजीकरण की जरूरत पर जोर देती है। कम से कम कुछ सरकारी बैंकों के लिए कहा गया कि बैंकिंग उद्योग में क्रांतिकारी सुधारों की जरूरत है। भूमि सुधार का क्या हुआ? भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव की कोशिश हुई थी, लेकिन काफी विरोध के बाद वो ठंडे बस्ते में चला गया। अब ये ज्यादातर राज्य विशिष्ट मामला, स्टेट स्पेसिफिक इशू बन गया है। और कौन से सुधार हुए इस दौर में? कुछ और महत्वपूर्ण सुधारों का जिक्र है, जैसे प्राकृतिक संसाधनों जैसे कोयला ब्लॉक की पारदर्शी नीलामी, बिजली क्षेत्र में सुधार जैसे कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करना और वितरण कंपनियों की वित्तीय सेहत सुधारने के लिए युदय योजना। और जीएसटी? हाँ, जीएसटी का लागू होना जुलाई 2017 में इस दौर का सबसे बड़ा कर सुधार माना गया। उम्मीद जताई गई कि इससे जीडीपी में 1.5% से 2% तक की वृद्धि हो सकती है। ठीक है, तो ये थी पूरी कहानी 1991 से लेकर हाल तक के सुधारों की संजीव वर्मा की किताब के आधार पर। अब अगर इस पूरी लंबी चर्चा को समेटें, हाँ, तो मुख्य बातें, की टेकअवेज क्या होंगे? हाँ, बिल्कुल। कुछ मुख्य बिंदु इस तरह है। पहला, 1991 के सुधार संकट से उपजे थे, क्राइसिस ड्रिवन, और इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था का चेहरा बदल दिया, उसे बंद से खुली अर्थव्यवस्था बनाया। दूसरा, सुधारों को मोटे तौर पर 2 पीढ़ियों में बांटा जा सकता है। पहली पीढ़ी संकट पर केंद्रित और तुलनात्मक रूप से आसान थी, जबकि दूसरी पीढ़ी विकास पर केंद्रित और ज्यादा जटिल थी। तीसरा, औद्योगिक, वित्तीय, व्यापार और कर क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई, लेकिन विकास का लाभ सब तक बराबर नहीं पहुंचा। अनइवन इंक्लूसिव ग्रोथ और रोजगार सृजन उम्मीद से कम रहा, खासकर मैन्युफैक्चरिंग में। चौथा, लाइसेंस राज खत्म हुआ, पर कई जगह इंस्पेक्टर राज और नौकरशाही की अड़चनें किसी न किसी रूप में बनी रहीं। पांचवां, श्रम सुधार, सरकारी कंपनियों का निजीकरण, घाटे वाले PSUs का मुद्दा, राज्यों की पूरी भागीदारी, ये कई महत्वपूर्ण एजेंडे अधूरे रह गए। और छठा, हाल के वर्षों में DBT, FDI, उदारीकरण, दिवाला संहिता, IBC, GST जैसे बड़े और महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, लेकिन निजी निवेश की कमी और बैंकों का NPA संकट बड़ी चुनौतियां बनी रहीं। और सातवां और शायद सबसे महत्वपूर्ण, आर्थिक सुधार एक सतत प्रक्रिया है, कोई एक मंजिल नहीं। इट्स एन ऑनगोइंग जर्नी। बहुत ही बढ़िया सारांश। तो ये थी हमारी आज की गहरी चर्चा संजीव वर्मा के चैप्टर 40 पर आधारित।
यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये बातें सिर्फ GS3 के लिए नहीं, बल्कि निबंध, एस्से और इंटरव्यू के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। हाँ, क्योंकि ये दिखाता है कि नीतियाँ कैसे बनती हैं, उनके पीछे की सोच क्या होती है, उन्हें लागू करने में क्या चुनौतियाँ आती हैं और उनका जमीन पर असर क्या होता है। एक भावी प्रशासक के लिए ये समझ बहुत जरूरी है। और ये भी कि अर्थव्यवस्था सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये सीधे सीधे लोगों की जिंदगी से जुड़ी है। बिल्कुल। और सिर्फ एस्पिरेंट्स के लिए ही नहीं, एक जागरूक नागरिक होने के नाते भी ये समझना जरूरी है कि देश की आर्थिक दिशा कैसे तय हो रही है। शायद श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये हो सकती है, जो आपने बीच में भी उठाई थी, कि क्या बड़े आर्थिक सुधारों की पूरी क्षमता तब तक हासिल नहीं हो सकती जब तक व्यवस्था के अंदरूनी सुधार, जैसे नौकरशाही में, न्यायपालिका में, पुलिस व्यवस्था में तेजी से और प्रभावी ढंग से नहीं होते। क्या ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? हाँ, ये एक बहुत ही मौजू सवाल है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। तो अगर आपको ये गहरी और विस्तृत चर्चा पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें, अपने साथी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो, और कमेंट्स में हमें बताएं कि आप और किस विषय पर, या शायद इसी विषय के किसी खास पहलू पर और गहराई से चर्चा सुनना चाहेंगे। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। और हाँ, सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी महत्वपूर्ण चर्चा मिस ना करें। अगली बार एक और जरूरी विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद। जय हिंद।